हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसान प्रो बायोलॉजी। तो आज हम लोग आईसीएमआर का एग्ज़ाम जो कि कल हुआ है 8 तारीख को, उसमें से क्वेश्चन लेके आए हैं, उसका आंसर लेके आए हैं। हमने लगभग 80 क्वेश्चन लेके हम आए हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन ही नहीं, सिर्फ हम आंसर भी बताएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली मुझे क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिला है, इसलिए कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्प करने वाली है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिन लोगों ने आईसीएमआर एग्ज़ाम दिया है 2023 का। कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हम उसको भी थोड़ा, अब हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ट्रिप्टोफैन प्रोवाइड द एरोमेटिसिटी। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका क्या है, अमाइनो एसिड है। ये आपका क्या है, अमाइनो एसिड है। इन द केस ऑफ अमाइनो एसिड, अगर आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करोगे अमाइनो एसिड का, तो अल्फा कार्बन के साथ एक जुड़ा होता है, एक आपका CO- जुड़ा होता है और एक आपका H3N+ जुड़ा होता है, और इसके अलावा R ग्रुप होता है। इन द केस ऑफ द R ग्रुप, ट्रिप्टोफैन के केस में यहाँ पे इंडोल ग्रुप होता है जो कि एरोमेटिक नेचर का होता है, और दिस एरोमेटिक नेचर ऑफ द इंडोल ग्रुप्स प्रोवाइड द एरोमेटिसिटी ऑफ अ ट्रिप्टोफैन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था PYQ से, ये मैंने बता रखा है। मेटल यूज्ड टू इंक्रीज द टफनेस फॉर स्टील। स्टील में किस मेटल को हम यूज करते हैं जिससे कि स्टील की टफनेस इंक्रीज होती है? तो इसका आंसर है निकल। निकल आपका ऑप्शन दे रखा था, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर प्यूरिफायर जियोलाइट कंटेन्स विच मेटल। वाटर प्यूरिफायर जो होता है, जो वाटर को प्यूरिफाई करता है, उसके अंदर जो मेटल होता है उसके बारे में पूछा गया था, तो वो आपका एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर है। अगर एल्यूमिनियम सिलिका दिया था तो दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपका एल्यूमिनियम एलिमेंट दिया हुआ था, तो यही एक ऐसा करेक्ट आंसर है कि एल्यूमिनियम जियोलाइट में होता है। ORS से क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज नोन एज अ रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ORS। डज नॉट कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, डज नॉट कंटेन है। हमने यहाँ पे दोनों चीज आपके लिए लेके आए हैं कि क्या क्या कंटेन करता है, और फिर हम देखेंगे क्या नहीं करता है। तो अगर आप ORS या डिहाइड्रेशन सोल्यूशन की बात करोगे तो उसमें ग्लूकोज होता है, पहली बात। सोडियम क्लोराइड NaCl भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, और इसके साथ सोडियम एसीटेट होता है। बट मुझे अभी तक कहीं भी ये नहीं पढ़ने को मिला है कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह आपका रिहाइड्रेशन सोल्यूशन में नहीं होता है। तो रिहाइड्रेशन सोल्यूशन में क्या क्या होता है? रिहाइड्रेशन सोल्यूशन को ही हम ORS बोलते हैं, ORS घोल बोलते हैं। उसमें ग्लूकोज, सोडियम पोटेशियम की क्लोराइड और सोडियम की सिट्रेट होती है, बट बाइकार्बोनेट नहीं होता है। 2-3 क्वेश्चन सिंबल से पूछे गए थे, जिसमें से मुझे एक का मिला था जो कि रेडिएशन का से रिलेटेड था, जो कि रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया हुआ है, नॉट वीडियो। मैंने इसके ऊपर जो आपको क्विज दिया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि किसी भी डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो सबसे ज़्यादा बार दिखता है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड अ मोड ऑफ द डेटा सेट। तो इसका आंसर मोड है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। द सेकेंड क्वेश्चन है, लास्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो राइपनिंग। देखिए, आम को आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम जब उसे पकाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो डेफिनेटली हम कार्बाइड यूज करते हैं। बट टीचर ने इस बार कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम कार्बाइड यूज किया था। बट आपको इसका आंसर लिखना था कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है दैट इज अ करेक्ट आंसर, दैट आर यूज फॉर द मैंगो राइपनिंग।
अर्थवर्म का कलर, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें बहुत चीज़ें बताई थी कि अर्थवर्म के कलर, ब्लड का कलर क्यों होता है, क्यों क्यों ब्लू होता है, जो हमारा पोरफायरिन है वो ब्राउन कलर देता है। तो अर्थवर्म को जो मेन कलर देता है ब्राउन कलर, वो पोरफायरिन के कारण होता है। ये रिपीट हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फ्रॉग इंटेस्टाइन स्मॉल होता है क्यों। ये क्वेश्चन था, फ्रॉग इंटेस्टाइन स्मॉल होता है क्यों। यहाँ पे याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन जो है, क्या आपको याद रखना है कि इंटेस्टाइन जो है उसका रिलेशन होता है लेंथ ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन जो है, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, इसका रिलेशन होता है आपका किससे, आपके खाने के मोड से, कि आप हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, सैंगिवोरस है, इंसेक्टिवोरस है, क्या है। तो अगर कोई किसी का इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा लेंथ उस एनिमल की पाई जाती है जो कि हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस एनिमल का लेंथ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कार्निवोरस का सबसे कम पाया जाता है। फ्रॉग की इंटेस्टाइन छोटी है क्योंकि फ्रॉग जो है कार्निवोरस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि स्काई इज अ ब्लू, स्काई ब्लू क्यों होती है। डेफिनेटली इसका आंसर होगा स्कैटर्ड ऑफ द लाइट, क्योंकि स्कैटर्ड ऑफ द लाइट से हमें स्काई ब्लू दिखाई देती है। एक क्वेश्चन है कि बर्ड डज नॉट गेट शॉक व्हेन दे सिट ऑन द इलेक्ट्रिक वायर। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक वायर दो तरीके से होती है, एक ये हो गया इलेक्ट्रिक वायर और दूसरा ये हो गया इलेक्ट्रिक वायर मान लीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा इसको ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो कोई बर्ड है वो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे कोई बर्ड बैठी हुई है, तो उस बर्ड को इलेक्ट्रिक मतलब शॉक क्यों नहीं लगता। याद रखिए, अगर इस पॉइंट को हम ए और इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं तो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। जीरो मतलब क्या है, नो वोल्टेज डिफरेंस। करंट तभी लगेगा जब वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है करंट के लगने के लिए। तो यहाँ पे बर्ड एक वायर पे अगर बैठी हुई है तो वोल्टेज डिफरेंस बहुत कम होता है। दैट इज द रीजन कि इसको कोई भी शॉक नहीं लगता है। अगर यहीं पे आप एक और कंडीशन अज्यूम करें कि बर्ड जो है वो इस पे बैठी होगी, अगर बर्ड इस पे बैठी हुई है तो डेफिनेटली इस बर्ड को शॉक लगेगा, क्योंकि इस ए और इस बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस कंडीशन में अगर इस बर्ड को हम एम मान लेते हैं, इस बर्ड को हम एन मानते हैं, तो एन बर्ड को शॉक नहीं लगेगा बल्कि एम बर्ड को शॉक लगेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कल्चरल यूट्रोफिकेशन अकर्स। यूट्रोफिकेशन अकर्स तभी होगा जब आपका वाटर पॉल्यूशन होगा। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, आप वाटर में जो आपका पॉल्यूटेड सब्सटेंस है उसको डालते हो, जिससे कि क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर बॉडी जो है धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट होना शुरू होती है, वहाँ पे फॉस्फेट के लेयर बनने जमा होना शुरू होता है और वो बाद में एक अच्छा सा वेल मेंटेन लैंडिंग में बदल जाती है और इस तरह से आपका वाटर बॉडी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वाटर यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन इज द कारण। सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा अमाइनो एसिड में म्यूटेशन होता है, तो फिनाइल अलानिन। फिनाइल अलानिन अमाइनो एसिड जो है वह सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। सिट्रीमाइड अगार, सिट्रीमाइड अगार एक सेलेक्टिव अगार मीडिया है जो कि हमारा स्यूडोमोनास के लिए सेलेक्टिव अगार मीडिया है। यह स्यूडोमोनास को सेलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ऑल ऑफ दी आरएनए वायरस, सारे आरएनए वायरस थे कुछ को छोड़ के, जिसमें एक आपका ऑप्शन दिया था हेपेटाइटिस बी। याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका डीएनए वायरस है। ये वाला क्वेश्चन जो था ये रिपीट हुआ था, मैंने ये वीडियो कहीं ना कहीं पढ़ा रखा है, ये मुझे याद है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। यहाँ पे पूछा है कि मोनोमर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मोनोमर जो है आपकी ट्यूबुलिन्स होती है और माइक्रोफिलामेंट की एक्टिन होती है। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोट्यूब्यूल की मोनोमर्स क्या होती है, ट्यूबुलिन होती है, और माइक्रोफिलामेंट की क्या होती है, एक्टिन होती है। एक क्वेश्चन इसमें से कोई पूछा गया था 260-280 रेशियो पे। अगर आपके लिए डीएनए के लिए पूछा गया था तो वो जो ऑब्जर्वेशन 1.8 होना चाहिए, आरएनए के लिए पूछा गया था 2 होना चाहिए, प्रोटीन के लिए पूछा गया 0.6 होना चाहिए। जो आपका ट्रिप्टोफैन
और टायरोसिन होती है वो 280 नैनोमीटर पे ऑब्जर्वेशन दिखाती है। यहाँ पे याद रखिएगा डीएनए एंड ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं 280 नैनोमीटर पे। तो 280 नैनो पे यह आपका ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। यहाँ पे पूछा गया था RPMI 1640 डज नॉट कंटेन, यहाँ पे याद रखिएगा कि RPMI एक जो है ग्रोथ मीडियम है, और इस ग्रोथ मीडियम में ये एक मीडिया है, नॉट अ ग्रोथ मीडिया, यह एक मीडिया है जिस मीडिया में ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेडिमेंटेशन टैंक से रिलेटेड, सेडिमेंटेशन टैंक जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है अलाउ करता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू सेटल आउट ऑफ द वाटर और द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वाटर में से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको सेटल आउट करने के लिए हम सेडिमेंटेशन टैग का यूज़ करते हैं। CD40L लाइगेंड जो होती है, जिसे हम फास्ट लाइगेंड बोलते हैं, जो कि डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, यह किस पे प्रेजेंस होती है, तो टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंस होती है। हाउस कीपिंग जीन कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, तो P53 जो है हाउस कीपिंग जीन नहीं था, जो ऑप्शन में दे रखा था। यूरासिल प्रेजेंट इन द डीएनए, यूरासिल डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती ही नहीं है, दैट इज द रीजन कि 0% होगा यूरासिल, क्योंकि यूरासिल, हाँ, जो बंदे ने चालाक हो गए, जो स्टूडेंट ने इसको सोल्व किया होगा, उनको पहला ही ऑप्शन मिला होगा थायमीन का 20% जो टिक लगा सकते हैं, बट क्वेश्चन में उन्होंने यूरासिल पूछा था, यूरासिल डीएनए में पाया ही नहीं जाता। फिर है कि सेंस ऑफ स्मेल क्या होता है, ऑल्फेक्शन होता है, जिसे हम ओल्फैक्टिक नर्व के द्वारा करते हैं। विजुअल प्रोसेसिंग एरिया ब्रेन में कहाँ पे होता है, तो ऑसिपिटल लोब में होता है। मैक्रोफेज फंक्शन कौन सा नहीं है, होम्योस्टेसिस नहीं है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, रिपीट तो नहीं बोल सकते, ये हमने इम्यूनोलॉजी जो पढ़ाया था उसमें मैंने ये बात आपको बता रखा है कि क्या होता है। 17 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, क्योंकि ये मैंने बता रखा है कि 260 280 पे कौन कौन से किसके साथ कितना मतलब देते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो 280 पर देता है, कौन 260 पर देता है, यह मैंने एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, यहाँ पे पूछा गया था फुटबॉल टीम मीडियम। देखो फुटबॉल टीम में कितने होते हैं, अगर हम फुटबॉल टीम की बात करें, फुटबॉल टीम की बात करें तो टोटल 11 होते हैं। तो अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 की बात करेंगे, ये कट देगा। इस तरह से हमने आपको बताया था कि आप कैसे मीडियन निकालोगे। बच गया 6। तो अगर फुटबॉल प्लेयर की बात करोगे, जो एक्स्ट्रा प्लेयर है, तो उसको हटा के बात करोगे तो 6 आएगा। अगर पेपर में आपका एक्स्ट्रा प्लेयर ऐड करवा दिया गया हो तो टोटल एक्स्ट्रा प्लेयर 5 होती है, मतलब ये आपका हो गया 16। अब यहाँ पे सेम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये यहाँ से 16 कटेगा, ये 2 से 15, 3 को 14 से हटाओ, 4 को 13 से, 5 को 12 से, 6 को 11 से, 7 को 10 से, ये दोनों बचा। अगर आपका इसका मीडियन निकालना था तो इसका मीडियन निकालने के लिए इन दोनों को आप ऐड करके डिवाइड कर दोगे, 8.5 आएगा अगर आप एक्स्ट्रा प्लेयर को ऐड करके खिलाते हो तब। लेकिन अगर एक्सेप्ट एक्स्ट्रा प्लेयर की बात हो रही थी तो मीडियन आपका 6 आएगा। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं ये मान के चलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है, मतलब हमने क्विज में भी दे रखा था। ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है, क्योंकि कल ही या परसों मैंने इसको डिस्कस करा है कि TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रैप साइकिल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में कौन सा एंजाइम सेम होता है, वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यह सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमरेट
को सक्सिनेट को फ्यूमरेट में बदलती है इन द केस ऑफ द TCA, और ETS में यह कॉम्प्लेक्स 2 की तरह बिहेव करती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ से हमारा FADH2 इंटर करता है। ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ द जीन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में कितने जीन होते हैं? 37 ऑप्शन दे रखा था, तो 37 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पिछली बार, ये तो वीडियो मतलब फोटो दिखा के बताया गया था कि एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा है, तो आर्टिमिसन। आर्टिमिसन इज द एंटी मलेरियल ड्रग। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सही है। इन्होंने दिखा था कि क्रोमो नंबर 8 इन द डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन 2n में अगर 8 है, मियोसिस में जाने पे या n आपका हो जाएगा 4, और हर एक क्रोमोजोम के पास कितना होता है? 2 क्रोमेटिड होता है, 2 क्रोमेटिड होता है। तो टोटल आपके पास कितना है? 4 क्रोमोजोम है, हर एक क्रोमोजोम के पास 2 होगा, तो मतलब 4 के पास कितना होगा? 8 क्रोमेटिड होगा। तो ये इसका 8 क्रोमेटिड सही होगा। फिर उन्होंने पूछा था सिक्कल सेल एनीमिया किससे रिलेटेड होती है, तो ध्यान दीजिएगा सिक्कल सेल एनीमिया में जो म्यूटेशन होता है उसे हम ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मेड अप ऑफ दी, इसका आंसर होगा कोराइड प्लेक्सस। थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर आपका थायरॉक्सिन होता है। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि ऑर्थोलॉजी क्या होती है। ऑर्थोलॉजी तो होती है स्टडी ऑफ द करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट स्पीकिंग की स्टडी जो है ऑर्थोलॉजी कहलाती है। और स्टडी ऑफ द स्नेक हर्पिटोलॉजी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा हर्पिटोलॉजी में सिर्फ स्नेक ही नहीं आते हैं, स्नेक और एम्फीबियन दोनों आते हैं। तो स्नेक और एम्फीबियन दो कोई स्टडी हम हर्पिटोलॉजी कहते हैं, बट अगर सिर्फ स्टडी ऑफ सांप कहा जाएगा तो उसे हम सरपेंटोलॉजी कहते हैं। पार्ट ऑफ द स्किन यूज्ड इन मेक द लेदर कॉरियम, यह एक फैटी पार्ट होता है आपका स्किन का एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। गैस यूज्ड विद ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, डेफिनेटली नाइट्रोजन। जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसके अंदर सिर्फ प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन जो है एज अ टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में काम करता है, इसलिए हम प्योर ऑक्सीजन की जगह उसमें नाइट्रोजन को मिक्स करके मरीजों को देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इनका था कि व्हाट शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द मैनिटॉल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैनिटॉल को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हम जो है ऑस्मोल रेगुलरिटी को कंट्रोल करते हैं, और ऑस्मोल रेगुलरिटी को हमें कंट्रोल करना होता है तो हम क्या चेक करेंगे? यूरिन को चेक कर लेंगे। विच इज अ मोर स्टेबल अंटिल द इन्वायरमेंट इज अनचेंज। डेफिनेटली इन्वायरमेंट अगर अनचेंज तक मोर स्टेबल है, क्लाइमेक्स की कंडीशन पे होगा। हाउ मेनी आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसका जब करेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा तभी हम इसको बता सकते हैं कि इसमें से कितने मेंडेलियन है कितने नहीं है। मेंडेलियन का मतलब है कि वो आपका तीन लॉ को फॉलो करे, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को, दूसरा सेग्रीगेशन लॉ को, और तीसरा आपका फॉलो करेगा किसको? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। इसके अलावा जितना भी कोई और फॉलो करता है तो वो एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडेलियन लॉ कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ, जो कि आंसर सेलुलोज है। सेलुलोज जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ होता है। अगर एनिमल के केस में हम बात करें तो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ नॉट फॉर्म इन द एस। एस के अंदर जो होती है हमारा मिनरल्स पाए जाते हैं, बट न्यूक्लिक एसिड जो होती है एस के अंदर नहीं पाए जाते, ये क्योंकि जल चुके होते हैं या डिग्रेड हो चुके होते हैं। कैपिंग तथा स्प्लाइसिंग ऑफ द आरएनए अकर्स इन न्यूक्लियस, ये रिपीट हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ कि कैपिंग और जो स्प्लाइसिंग होती है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर होती है। आरएनए क्या होता है? डीएनए से जब आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो वो हमारा बनता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। बट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उसको न्यूक्लियस के बाहर लाना होता है, और न्यूक्लियस से आरएनए को डिग्रेड करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियस से डिग्रेड करने के लिए उसमें कैपिंग और पॉली ए ऐड कर देते हैं, और ये एडिशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होगा। पीपीई किट यूज्ड इन 1920, अगर 1920 के बारे में पूछा गया था पीपी किट, तो डेफिनेटली 1920 के समय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वर्ल्ड वार को बचने के लिए पीपीई किट यूज़ किया गया था। अल्फ्रेड नोबल के नाम पे जो आपका नोबल प्राइज़ दिया जाता है, तो वो किस चीज़ की खोज उन्होंने करी थी? तो वो डायनामाइट की खोज करी थी नोबल प्राइज़ विजेता ने। टेलोरिंग मसल कौन सी होती है? तो
सार्टोरिस जो होती है वह एक टेलोरी मसल है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। फिर इन्होंने पूछा था कि 70 परसेंटाइल से आप क्या समझते हो, तो याद रखिएगा 70 परसेंटाइल क्या होता है, द स्टूडेंट हैज अ टेस्ट क्रॉस ग्रेटर देन और इक्वल टू द 70% रेफरेंस पॉपुलेशन। देखो दो कंडीशन होता है, एक होता है 70%, एक होता है 70 परसेंटाइल। 70% मतलब होता है एब्सोल्यूट नंबर, 100 में आप 70% पाए हो। बट अगर 70 परसेंटाइल की बात करोगे तो दो दो पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी। ए जो है लोअर वैल्यू है, बी अपर वैल्यू है, इनके बीच का जो बच्चा होता है, मतलब ये हम लोग रेफरेंस पॉइंट हम लोग यूज करते हैं। मान लो कि यहाँ पे बीच में यह 50 परसेंटाइल होता है, यहाँ जो बंदा होगा सी लेवल पे यह 50 परसेंटाइल पे होगा। अगर यहाँ पे हम का बात करेंगे तो ये 25 होगा, मतलब यहाँ पे आपका 75 होगा, और सेम यहाँ पे आपका 25 होगा। मतलब इनिशियल टू यहाँ पे 25 में है, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 25, बट यहाँ से यहाँ तक 25, वहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक 70%। तो इन्होंने पूछा कि 70 परसेंटाइल का मतलब क्या है, कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे है, टेस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट से 70% ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा लोगों ने क्या करा है, ज़्यादा लोगों ने आपका परसेंटाइल बताया है। ये कुछ क्वेश्चन था कि मोस्ट सेलिंग इन द शॉप इज, तो ये अगर इसका करेक्ट क्वेश्चन आएगा तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। सिंड्रोम ड्यू टू द प्रोटीन मिसफोल्डिंग, अगर ये प्रियॉन्स ऑप्शन था इसको दे सकते हो। क्रेटजोफेल्टर डिजीज जो होती है वो प्रोटीन मिसफोल्डिंग से होती है, प्रियॉन्स बन जाती है। TAE बफर कंपोनेंट में क्या होता है, ट्रिस बेस होती है, एस्टिक एसिड होती है, और EDTA ये होती है। डोपामीन इज यूज टू ट्रीट द पार्किंसन डिजीज, अगर होता है तो हम डोपामीन इंजेक्शन दे के पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये काफ़ी पूछा गया था, ये हर जगह पूछा भी जाता है कि द माइक्रोब्स हेल्प टू डाइजेस्ट द सेलुलोज इन टर्माइट। टर्माइट के जो गट में होती है वो हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, और वो जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं टर्माइट के रूप में, उसे हम ट्राइकोन निम्फा बोलते हैं। तो ट्राइकोन निम्फा इज प्रेजेंट इन द हिंड गट ऑफ द टर्माइट which are able to digest the cellulose because only trichon nympha produce this cellulase enzyme, and which is used to degrade the cellulose into the small pieces। यहाँ पे पूछा गया था बल्बियानी रिंग प्रेजेंट इन द, बल्बियानी रिंग जो होती है पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है। बल्बियानी रिंग कहाँ पाई जाती है, पॉलीटीन क्रोमोसोम में। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 16 डोमिनेंट फिनोटाइप एंड द 36 रिसेसिव फिनोटाइप जीन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव जीन। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द 36 की बात करेंगे, डेफिनेटली 36 मतलब क्या हो गया, 36 हो गया आपका रिसेसिव फिनोटाइप का मतलब क्यू स्क्वायर। और कितने में 36 है, कितने में 36 है, तो 100 में, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0.36, क्योंकि 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर हो गया हमारा 0.36। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 इंटू 0.6, मतलब इन दोनों को बाहर ले लो, 0.6, तो 0.6 इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि एक्रिलामाइड कैन कॉज, एक्रिलामाइड जब अगर आप लार्ज अमाउंट में उसके संपर्क में आते हो तो दे कॉज अ कैंसर। तो एक्रिलामाइड का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो वेरी लार्ज डोज में हमें दिखाई देता है। एक क्वेश्चन था कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इंडिकेट द शुगर लेवल कब। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो होती है शुगर लेवल का इंडिकेशन के रूप में तब यूज करा जाती है जब वो 2 से 3 मंथ का हो गया हो। 2 से 3 मंथ तक अगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन पाई जा रही है मतलब वी यूज दिस एज अ शुगर लेवल। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या चेपेरोनिन क्या करता है, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए चेपेरोनिन रिस्पॉन्सिबल है और चेपेरोनिन प्रोटीन फोल्डिंग करता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है क्योंकि मैंने 2 या 3 दिन पहले ही बताया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने इम्यूनोलॉजी वाले लेक्चर में बताया था जो कि 6 वीडियो पढ़ा हुआ है कि टी लिम्फोसाइट इन द लिम्फ नोड लोकेशन पैराकॉर्टेक्स फॉलिकल्स के पास होता है क्योंकि फॉलिकल के अंदर बी सेल होता है। अर्थ वायर कलर, ये क्वेश्चन काफ़ी फिजिक्स का सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि आपके पास जो पोल से घर पे आता है उसमें 3 वायर होती है, उसमें से अर्थिंग वायर का कलर कैसा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। विच कलर क्लॉथ वेयर इन अ हॉट, डेफिनेटली व्हाइट कलर को हम प्रीफर करेंगे क्योंकि व्हाइट कलर में गर्मियाँ कम लगती है। एक नॉमिनल डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन ड्यू टू दिस वी नॉट एक्सप्लेन दिस।
अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हाई PO2 इंडिकेट्स, अगर PCO2 हाई मात्रा में आर्टरीज में है तो वो हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिखाती है। चैनल इन द गैप जंक्शन के जो चैनल होते हैं उस वो हमारा कनेक्शन है। कनेक्शन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द गैप जंक्शन। ग्रीन हाउस गैस के लिए CO2, CH4, H2O और CFC, ये तीनों था। जो भी कम्बिनेशन आपको मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लिस्टोगैमस क्या होती है? क्लिस्टोगैमस वे फ्लावर होती है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन करती है। सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए करती है क्योंकि उनके फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते हैं, और ओपन नहीं होते तो उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने के लिए या पॉलिनेशन करने के लिए उनके पास सोर्स की कमी होती है। दैट इज द रीजन कि क्लिस्टोगैमस प्लांट जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले बता रखा है कि हिस्टामीन इज रिलीज्ड बाय द, हिस्टामीन जो होती है मास्ट सेल से रिलीज होती है। याद रखिएगा हिस्टामीन क्या होती है? हिस्टामीन हमारा मास्ट सेल से रिलीज होती है। ये गलत टाइप हो गया है। एक क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने प्रीवियस वीडियो में तत्काल में बताया था कि आरएनए इंटरफेरेंस कैसे इनिशिएट होता है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। डबल स्टैंडर्ड आरएनए दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस। एंडोजीनियस में हमारी बॉडी के अंदर कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हमारा आरएनए आई जो है वो सप्रेस कर देता है, और उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मतलब जैसे ही वो उसको पाता है वह एक कास्केड ऑफ रिएक्शन एक्टिवेट कर देता है, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए जो होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एट द एवरी थर्ड पोजीशन ऑफ द ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में हमारा प्रोलीन, हाइड्रोक्सीपोलिन और ग्लाइसिन का जो होती है यूनिट होती है प्रोलीन, हाइड्रोक्सीपोलिन और ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जो होती है थर्ड पोजीशन पे पाई जाती है। वाई द आरएनए हैज मोर रिलायबल देन द डीएनए। देखिएगा आरएनए और डीएनए में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डीएनए जो होती है 2' डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, वहीं पे आरएनए जो होता है वो 2' पे आपका OH ग्रुप होता है, जो कि उसको डाइजेस्ट करने में या उसको हाईली रिएक्टिव बनाता है कंपेयर टू द डीएनए। अमाउंट ऑफ द mRNA इन द सेल, mRNA जो होती है 2 to 5% होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि मैंने ये बता रखा है। प्रोटीन कंसंट्रेशन इन द सैंपल इज मेजर बाय बारफोर्ड टेस्ट, काफी इजी क्वेश्चन था। RT-PCR का फुल फॉर्म जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR पाया जाता कहलाता है। यहीं पे अगर आपसे QPCR का पूछ ले तो QPCR को भी हम RT-PCR ही बोलते हैं, जिसे रियल टाइम PCR बोलते हैं। साल्ट डिजोल्व एट द pH 7, कौन सा साल्ट pH 7 पे डिजोल्व हो जाता है? तो वो आपका है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा साल्ट है जो कि हमारा pH 7 पे डिजोल्व हो जाता है। आउटलायर से कौन सा चीज़ अफेक्टेड नहीं होता, ये क्वेश्चन भी मैंने बता रखा है। आउटलायर से इंटरक्वार्टाइल रेंज और मोड जो होता है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको आउटलायर ज़्यादा दिखे तो आप इंटरक्वार्टाइल रेंज और मोड को फाइंड आउट करेंगे। एंटीरोबियस बर्मिक्यूलेरिस, ये जो आपका है एनिमल का नाम है, इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम है पिनवर्म। पिनवर्म को हम एंटीरोबियस बर्मिक्यूलेरिस बोलते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर का हम पता कहाँ से लगाते हैं? अगर हमारी बॉडी में कोर बॉडी टेम्परेचर पता लगाना है तो हम माउथ या स्किन से ना लगा के रेक्टम से पता लगाते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिसेप्टर लाइगेंड का हमें पता लगाना है कंप्यूटेशनल टूल का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशनल टूल यूज़ करके किसी मॉलिक्यूल और उसके रिसेप्टर का पता, या किसी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन का पता, ये सब अगर लगाना होता है तो वी विल डू द मॉलिकुलर डॉकिंग। तो मॉलिकुलर डॉकिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ए जो दे रखा है वो आपका 22 दे रखा है, और टी दे रखा है आपका 16 दे रखा है, जी आपका दे रखा है 17 और सी आपका दे रखा है 40। तो एडेनिन जो होती है वो थायमीन के साथ, ग्वानिन जो होती है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करती है, और थायमीन और एडेनिन दोनों इक्वल होने चाहिए, बल्कि थायमीन आपका 22, थायमीन आपका 16 और एडेनिन आपका 22 है, जो कि इक्वल नहीं है। सेम जी और सी भी इक्वल नहीं है, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो नहीं हो सकता। बाकी इसमें यूरासिल नहीं पाया जा रहा, थायमीन पाया जाता, मतलब डीएनए ही होगा। और अगर डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेशियो जो था 9:4:3 दे रखा था। जब भी कोई भी रेशियो जो होती है वो मेंडल के नॉर्मल रेशियो से डेविएट करती है तो उसे हम एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सबसे एक बहुत ही हाई पिक टर्म है जिसे हम
एपिस्टेटिस बोलते हैं। एपिस्टेटिस जो होती है वो 943 का रेशियो प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे पूछा गया था मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कैन नॉट यूज। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में हम आर्टिफिशियल क्लोन यूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ यूज़ करते हैं, पर हेप्टेन यूज़ नहीं करते, क्योंकि हेप्टेन जो हम इम्यूनोलॉजी में जाके यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कोडोमिनेंस। यहाँ पे कोडोमिनेंस में एक ऑप्शन उन्होंने दे रखा था एबीओ ब्लड ग्रुप। ध्यान रखिएगा कि कोडोमिनेंस उस तरह के डोमिनेंस को हम कहते हैं जहाँ पे आपका आई और आई बी दोनों आके दोनों कैरेक्टर को शो करता है, दैट इज नोन एज इन कोडोमिनेंस। कोई एक मॉलिक्यूल है जिसपे एक कैरेक्टर पहले से आ रहा है, उस अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो उसे हम डोमिनेंस कहते हैं। दूसरे वाले कैरेक्टर को जिसको सप्रेस कर रहा था उसे हम रेसेसिव बोलते हैं। लेकिन कुछ समय क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो कि डोमिनेंस होते हैं वो कभी भी इधर से उधर नहीं जाते हैं, वो किसी को रेसेसिव नहीं, मतलब वो कभी भी सप्रेस नहीं होते, उसको हम को डोमिनेंस कहते हैं, जो कि हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप इसका एग्जांपल है। बाकी ये कंट्रोवर्सी को कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको ज़्यादा सही से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसमें प्लेसिबो ग्रुप और ड्रग ग्रुप में दो ग्रुप में बताए गए थे, तो उसमें उन्होंने पूछा था स्टेट्स कौन सा लगाओगे। इस तरह का क्वेश्चन पीवाईक्यू में एक बार पूछा जा चुका है, वहाँ पर मैंने बताया था अनपेयर्ड टी टेस्ट लगाते हैं, तो डेफिनेटली अनपेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे हम यहाँ पे भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कवर द 83 क्वेश्चन। अभी तक मैंने 83 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें से आपके 75 भी सही है तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक रहा है। बाकी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ इससे ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।